नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। तो भारत की बात आज हम आपको दिखाएंगे और जिस तरीके की सियासत देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में, बात उसकी होगी। किस तरीके से वार पलटवार का सिलसिला दोनों तरफ से चल रहा है, किस तरीके का खेल देखने को मिल रहा है। जी हां, शुरुआत महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर के साथ करते हैं। सरकार पर संकट है, लेकिन जूनियर ठाकरे यानी आदित्य ठाकरे मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। कर्जत में बागियों को आदित्य ठाकरे की तरफ से वापसी का ऑफर भी दिया गया। आदित्य ने कहा कि अगर बागी विधायक माफी मांगे तो वापस आने पर उनका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ आदित्य ठाकरे मौजूद है। आदित्य जी, जो बागी विधायकों की योग्यता रद्द करने की मांग कही गई थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख तक का समय दिया, क्या कहेंगे? ये बागी विधायक नहीं है, ये जो भाग के गए हैं वो डरपोक विधायक है। अगर बागी होते तो महाराष्ट्र में रह के इस्तीफा देते और जो विषय उनको अहम लग रहे हैं उस पर चुनाव लड़ते और चुनाव जीतने की कोशिश करते। ये तो डरपोक है, डरपोक पे क्या बात करनी। अब आगे की रणनीति क्या होगी शिवसेना की? जीतने की होगी। आप देख रहे हो कि सारी जनता, ये विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव साहब पे है। जो बगावत, जो या फुटीरवाद हम कहते हैं, जो सेपरेटिस्ट होते हैं, वो तो भाग के गए, डरपोक तो भाग के गए, लेकिन जनता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ है। आप देख रहे होंगे कि हर एक जगह मैं जा रहा हूँ, इमोशन जो है काफ़ी रॉ इमोशन है। सभी को लग रहा है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है, जिन्होंने दिन रात काम किया, उनके साथ दगा हुआ है, दगेबाजी हुई है और दगेबाज के साथ कोई खड़ा नहीं रहता। ये तो दुनिया का इतिहास है। शिंदे समर्थक गुट ने कहा है, जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि 11 तारीख तक का जो है इसको आगे बढ़ा दिया गया है, तब उन्होंने कहा है कि ये बाला साहब के असली शिवसैनिक की जीत हुई है, आनंद दिघे के विचारों की जीत हुई है। मुझे लगता है उनको शिवसेना क्या है या उनके विचार क्या है पता ही नहीं, क्योंकि अगर वो उनको विचार पता होते तो उनको सूरत या गुवाहाटी, जहाँ भी बाढ़ है, जिस राज्य में खाने की परिस्थिति बहुत ख़राब है, पानी हर जगह जमा हुआ है, वहाँ जाके मज़ा नहीं करते और मज़ा नहीं लूटते। अगर उनको शिवसेना हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे की पता होती या दिघे साहब की पता होती तो इनमें इतनी तो हिम्मत होती कि अगर बगावत करनी हो तो सामने आके मुंह पे बोलने चाहिए था कि चलो ये मेरी मानसिकता है, चलो ये करते हैं। ये भाग के गए हैं, सूरत में जाके बगावत का नारा पुकारते हैं, फिर वहाँ से गुवाहाटी जाते हैं। ये ऐसे लोगों को क्यों बगावत समझते हैं? तो डरपोक है। कल ईडी ने जो है संजय राउत को बुलाया, उस पर क्या कहेंगे? ये अभी आपके जो एनालिस्ट होते हैं उनको भी पता चला है कि ये सब सर्कस है, ये पॉलिटिकल सर्कस बन गई। एक अंतिम सवाल आदित्य जी, कल जो है समन किया गया ईडी को, आपने जिसका जिक्र किया, और साथ ही साथ श्रीकांत शिंदे ने कहा कि सरकार जो है वो अल्पमत में है। मुझे लगता है श्रीकांत ने तो बात भी नहीं करनी चाहिए, वो तो पॉलिटिक्स में बहुत नए हैं, उनकी चाल में देखते आया हूँ, लेकिन उन पर मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि मैं उनको ज़्यादा कीमत नहीं। तो धोखेबाजों को इतिहास माफ नहीं करता है, यह कहना आदित्य ठाकरे का। आप देख रहे हैं भारत की बात। उद्धव गुट के लिए राहत की खबर यह कि परभणी के विधायक राहुल पाटिल ने शिंदे गुट में शामिल होने की खबरों से इनकार कर दिया है। राहुल पाटिल ने कहा कि मैं मुंबई में ही हूं, गुवाहाटी नहीं जाऊंगा, मैं गद्दारी नहीं करूंगा। पहले खबर यह थी कि राहुल पाटिल 2 दिनों से लापता हैं। तो उद्धव गुट के लिए जाहिर तौर पर एक राहत वाली बात हो सकती है। राहुल पाटिल के गुवाहाटी जाने की खबर थी, लेकिन अब खबर यह आ रही है, उन्होंने कहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मुंबई में ही हूं। और उद्धव ठाकरे के समर्थन में उन्होंने यह बात कही है। परभणी से आपको बता दें कि विधायक हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से गेम जारी है दोनों खेमे की तरफ से। महाराष्ट्र में नंबर गेम में भले ही शिंदे गुट उद्धव सरकार पर भारी पड़ रहा हो, लेकिन सड़कों पर सियासी ताकत दिखाने में दोनों पक्ष बराबर नजर आ रहे हैं। बागी गुट को बीच में छोड़कर मुंबई लौटे विधायक नितिन देशमुख ने आज बागी विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोला। अकोला में बागी विधायकों का भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे में उनके समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में समर्थकों ने शिंदे के लिए सड़कों पर निकले। तो वहीं कोल्हापुर में शिंदे गुट के खिलाफ हल्ला बोल हुआ। आप देख रहे हैं भारत की बात। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के दर पर आई, जहां उद्धव सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बागियों को नोटिस के जवाब देने की बाध्यता खत्म करते हुए 12 जुलाई तक मोहलत दे दी है। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर ने बागियों को अयोग्य ठहराने के लिए नोटिस भेजकर आज शाम तक जवाब तलब किया था। दूसरी तरफ उद्धव सरकार ने 8 बागी मंत्रियों को मंत्रालय से बर्खास्त कर दिया।
उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे की भी महाराष्ट्र के महाभारत में अब एंट्री हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बागी विधायक राज ठाकरे के संपर्क में हैं। वहीं ईडी का समन आज शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत के घर पहुंच चुका है। पात्रा चौल जमीन घोटाले में ईडी ने कल संजय राउत को बुलाया है। राउत भी अपने चिरपरिचित अंदाज में हुंकार भरकर यह कह रहे हैं, झुकूंगा नहीं। और अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी के म्यूनिख में हैं। सुबह जर्मनी में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ और कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की है। G7 में भारत को विशेष निमंत्रण जर्मनी और भारत के मजबूत रिश्तों की गवाही भी देता है। इससे पहले 2 मई को भी प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी के दौरे पर थे। G7 के राष्ट्राध्यक्षों और मेहमान देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सामूहिक फोटो शूट भी कराया। पीएम ने G7 की एक बैठक में हिस्सा लिया और लगातार दूसरे साल G7 में उपस्थिति दर्ज कराकर भारत चीन को भी कूटनीतिक संदेश दे रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में पल पल बदलता घटनाक्रम और इन सबके बीच अभी की एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक चल रही थी देवेंद्र फडणवीस के घर पर, वो बैठक खत्म हो गई है। महाराष्ट्र बीजेपी के कोर कमेटी की यह बैठक जारी थी। के निर्णय के बारे में इस विषय का चिंतन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके आधार पे आने वाले दिनों में जो और प्रस्ताव आगे आएंगे, उस प्रस्ताव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने कोर टीम के माध्यम से उचित निर्णय करेंगी। भारतीय जनता पार्टीच्या कोर बैठकीमध्ये आज असा कोणताही सरकार स्थापनेच्या प्रस्तावाबाबत चर्चा झाली नाही। आज असणारी राज्यातली अस्थिर परिस्थिती, शिवसेनेमध्ये असणारी फूट, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेतल्यानंतर सुद्धा त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांनी केलेला त्यांना आग्रह, या सर्व गोष्टीवर भारतीय जनता पार्टी लक्ष। तो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसके मद्देनजर जो भी आने वाले दिनों में प्रस्ताव होगा उस पर बीजेपी सोचेगी कि क्या करना है। आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई है उसमें जो मंथन हुआ उसके बाद आप सुन रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरी जानकारी दी जा रही है कि सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। और खास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं उसके मद्देनजर आने वाले दिनों में जो प्रस्ताव होगा उस पर सोच समझकर बीजेपी फैसला लेगी। यानी अभी भी पूरी तरीके से बीजेपी वेट एंड वॉच वाली मुद्रा में ही दिख रही है। सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। आप देख रहे हैं भारत की बात और अब बात करेंगे सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ की, जो फिलहाल गुजरात क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम के सवालों का सामना कर रही हैं। तो दूसरी तरफ तीस्ता के पूर्व सहयोगी भी बीजेपी के आरोपों पर मुहर लगा रहे हैं। 2002 गुजरात दंगों में जो चेहरा अब तक एक पक्ष की रहनुमाई का दावा कर रहा था, वो अब फिर सवालों के घेरे में है। एक तरफ तीस्ता सीतलवाड़ गुजरात पुलिस की एसआईटी का सामना कर रही है, तो दूसरी तरफ तीस्ता के पूर्व सहयोगियों ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगर वो सामाजिक सेवक होती तो आज ये बात नहीं होती और आज वो सलाखों के पीछे नहीं होते। एक तो कंप्लेंट के ऊपर, एक ही कंप्लेंट के ऊपर है, बाकी और बहुत सारी लोगों की कंप्लेंटें हैं। अगर उनकी कंप्लेंटें सामने आए तो पता नहीं कितने उनके ऊपर और जो आरोप हैं वो सत्य साबित होंगे और उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को गुजरात दंगों की सीट की क्लोजर रिपोर्ट को सही मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी, जिसके बाद गुजरात पुलिस ने तीस्ता सीतलवाड़ पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया। तीस्ता सीतलवाड़ पर आरोप है कि उन्होंने दंगों पीड़ितों के लिए आए मदद के पैसों की हेरफेर की और फर्जी दस्तावेज पेश किए। तीस्ता सीतलवाड़ पर लगे इन आरोपों को तीस्ता सीतलवाड़ के करीबी भी मुहर लगा रहे हैं। तो उनको एक
ये कहा गया कि हम आपको इंसाफ भी दिलाएंगे, आपको आपके घर भी हम वापस दिलाएंगे और आपको जो है जो भी नुकसान है वो हम आपके नुकसान पूरी कराएंगे, लेकिन उसके लिए आपको एफिडेविट करनी पड़ेगी। तो वो बेचारे खुशी से तैयार होकर और आस इन NGO से हुई, जो उनकी मीठी बातों में हम भी आ गए थे। वो लोग तो बेचारे ना समझते और उस वक्त डरे हुए सहमे हुए थे, तो उनको ऐसा लगता था उनको मदद मिलेगी। उनके नाम पर मदद भी बहुत आई जो उन तक नहीं पहुंची। रईस खान 90 के दशक से तीस्ता सीतलवाड़ के साथ जुड़े थे, लेकिन साल 2006 और 7 में उन्होंने तीस्ता से राह जुदा कर ली। रईस के मुताबिक तीस्ता पीड़ितों के हितैषी बनकर पैसा तो खूब जुटा रही थी, लेकिन पीड़ितों तक चवन्नी भी नहीं पहुंच रही थी। उनका ये साफ कहना था, आपको क्या मालूम, 50% तो वो लोग ले जाते हैं जो बीच में दलाली का काम करते हैं, 50% हमको मिलता है। अब 50% के अंदर हम जो इतना मेहनत करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, तो हम अगर 50% भी ना लें और इनको अगर हम 25% दे दें तो हमारा उनकी बराबरी हो जाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि इनके पास इतने पैसे पहुँचें कि ये हमारी बराबरी करें, ये हम चाहते हैं कि हमेशा हमारे मोहताज रहें। एक तरफ तीस्ता सीतलवाड़ पर पैसों की गड़बड़ी का आरोप है, तो दूसरी तरफ PM मोदी के खिलाफ साजिश रचने के आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी तीस्ता सीतलवाड़ का जिक्र करते हुए कहा कि PM मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की गई। तीस्ता सेटलवाड़ का नाम बहुत स्पष्ट दिया है। तीस्ता सेटलवाड़ की NGO थी, नाम तो मुझे मालूम नहीं है उनका। उन्होंने हर थाने में इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व करने वाली एप्लीकेशनें दे दी। बेबस लोगों की आवाज होने का दावा करने वाली तीस्ता सीतलवाड़ पर आरोप है कि उनके आतंकी संगठनों से भी संबंध है, जिसके जरिए वो अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने का काम करती है। कि RB श्री कुमार साहब ने मुझे ये कहा, जो उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है वो भी मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमदाबाद को दी थी, कि उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप तीस्ता जो है वो आपको मालूम नहीं है कि वो आतंकवादियों से जुड़ी हुई है, मुस्लिम आतंकवादियों से जुड़ी, ये शब्द उनके हैं, अभी रिकॉर्ड में पुलिस के पास में अहमदाबाद में, वो आपको मरवा भी सकती है। तो ये मतलब एक तरह से उस वक्त हमको धमकियां भी दी गई थी आतंकवादियों की, और वो देने वाले RB श्री कुमार साहब थे। तीस्ता सीतलवाड़ पर रईस खान के इन आरोपों पर अभी तक तीस्ता का पक्ष सामने नहीं आया है। तीस्ता सीतलवाड़ फिलहाल 2 जुलाई तक अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की रिमांड में है। गुजरात की DGP की गठित SIT सीतलवाड़ और RB श्री कुमार से पूछताछ कर रही है। और अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। महाराष्ट्र में बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत को लेकर जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ हैं बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे और दूसरी तरफ हैं महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे। एक वार करता है, दूसरा पलटवार। तो वार और पलटवार का यह पूरा खेल सिर्फ इसलिए ताकि खुद को सबसे बड़ा हिंदुत्व का रक्षक और बड़ा शिव सैनिक साबित किया जा सके। यह लड़ाई महाराष्ट्र की जमीन से जरूर शुरू हुई, लेकिन सूरत से होते हुए गुवाहाटी और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई। तो आज भारत की बात में करेंगे विश्लेषण कि बाला साहेब की राजनीतिक विरासत का वारिस आखिर है कौन। ये देश किसका है, ये पहले बताइए। मुसलमान को पाकिस्तान मिल गया है, हमें हमारा जो बाकी बात रही वो हिंदुस्तान है। हमारे यहाँ से हम निकालेंगे, उसको छोड़ देंगे उनके बॉर्डर तक, चाहे तो पाकिस्तान में जाओ, मगर यहाँ नहीं, क्योंकि वो इस्लाम का ये है, ये देश है। जाओ वहाँ जाके नमाज पढ़ो आराम। तो ये अयोध्या, काशी और मथुरा, बाकी कुछ नहीं चाहिए, रख दो आपके पास। आणि मला चिंता नाही, जोपर्यंत माझ्या झाडाची मुळची बाळासाहेबांनी पेरलेली आहे, रुजलेली आहे, रुजवलेली आहे। जो हमारी बाला साहब ठाकरे जी की जो हिंदुत्व की जो बात है, जो हमारा एजेंडा है, आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। ये बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है, ये पार्टी का हमारा आइडियोलॉजी है हिंदुत्व। बाला साहब ठाकरे के नाम से वोट मांगने की आपको जरूरत नहीं हो, हमारे बाप है।
शिवसेना जो है वो बाला साहब ठाकरे जी की है। ये शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे जी ने बनाई है। बाला साहब ठाकरे आहे। कारण शिवसेना प्रमुखांनी जो एक कानमंत्र दिलेला आहे की हिंदुत्व हा आमचा श्वास आहे। बालासाहेब ठाकरे बाळासाहेब ठाकरे बालासाहेब ठाकरे बाला साहब ठाकरे बाला साहब ठाकरे। महाराष्ट्र से लेकर गुवाहाटी तक होती राजनीतिक उठापटक और तमाम तरह के सियासी दांवपेच के पीछे यही सवाल तो है कि दिवंगत नेता बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत का असली वारिस कौन है। हिंदू राष्ट्र की आपकी संकल्पना क्या है और इसमें किन लोगों को जगह नहीं है? सभी मुसलमान भी रह सकते हैं, क्रिश्चियन भी रह सकते हैं, मगर उनको मानना पड़ेगा कि सबसे पहले ये देश हमारा है। पहले तो हमारे देश के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ माई नेशन, माइंड यू। ये हमारा धोरण है और ये मेरा जो हिंदुत्व है ये हमारा राष्ट्रीयत्व है। आक्रामक हिंदुत्व को अपनी जमीन बनाकर राजनीति करने वाले बाला साहेब के आदर्शों पर कौन चल रहा है, इसको लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच सबसे बड़ी जंग छिड़ी हुई है। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहाँ बैठकर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की जरूरत है। गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। महाराष्ट्र में उद्धव के खिलाफ हुई बगावत के बाद राजनीतिक युद्ध इतना तीखा हो चुका है कि बयान में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द चुभने लगे हैं। या 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्यांना डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमॉर्टम मध्ये पाठवू। हे जे 40 लोक तिकडे आहेत ना, हे जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या। हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला असेल। पहले शब्दों के बाण से बागियों पर हमले हो रहे हैं और फिर दार्शनिक अंदाज में उन्हीं बयानों पर सफाई भी पेश की जा रही है। उनका जमीर मर गया है, त्यांचा आत्मा मेला है, सिर्फ अभी उनका बॉडी बचा है, जिंदा है। जिंदा लाशें, ये तो शब्द हमारे हिंदी मराठी सब भाषा में है। तो यहाँ तो उनकी सी बॉडी आ जाएगी, आत्मा कहाँ है? कोई मानने को तैयार नहीं है कि महाराष्ट्र के महायुद्ध में वो कमजोर पड़ रहा है। एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ खुद को शिवसेना का बाहुबली साबित करने की कोशिश में जुटे हैं और उद्धव ठाकरे संगठन और महाराष्ट्र की सरकार में ताकत के बल पर बागियों को घुटने पर लाना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। जीत का दम तो सब भर रहे हैं, लेकिन देश भी यही जानना चाहता है कि महाराष्ट्र में आखिर बाजी कौन मारेगा। एकनाथ शिंदे उद्धव को अपनी शर्तों पर झुकाएंगे या फिर उद्धव ठाकरे बागी विधायकों को सबक सिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक शिंदे बनाम उद्धव के बीच राजनीतिक घमासान छिड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए सड़क पर हो रहे संग्राम की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर की हैं, जहां शिव सैनिकों ने उद्धव ठाकरे के समर्थन में अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। और अब कोल्हापुर के बाद मुंबई से सटे ठाणे की तस्वीर देखिए। यहाँ एकनाथ शिंदे के समर्थन में सड़क पर हुजूम उमड़ा हुआ है। एकनाथ शिंदे को ठाणे का ठाकरे कहा जाता है। ठाणे में हुई रैली की अगुवाई एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे कर रहे थे। मुंबई में जो खड़े हैं ना, जो लोग खड़े उनको मालूम ही नहीं अंदर की बात क्या है। क्या आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे सही कर रहे हैं?
बिल्कुल एकदम 101 टक्का 1000 उनकी गिनती नहीं है। उनको भी पता नहीं है वो किसके वजह से चुन के आया है। जो आज राज्यसभा में कुर्सी लेके बैठा है ना, वो सिर्फ शिंदे साहब के वजह से वो कुर्सी पे बैठा है। उसको वो अधिकार भी नहीं कुर्सी का, ना उसका लायकी है। अंदर की बात तो बहुत कुछ अलग है, मगर सबसे बुरी बात तो संजय राउत तो बहुत बुरा फैला रहे हैं, कुछ अच्छी बात फैला रहे नहीं है। मीडिया में बहुत कुछ बुरा ही बोल रहे हैं सब आमदारों के बारे में, और वो बहुत बुरी बात है, क्योंकि वो लोग इतने अच्छे हैं ना। अगर हमारे एकनाथ शिंदे गलत रहते तो उनके साथ इतने आमदार नहीं जाते। ये भी आम जनता ने सोचना मांगता है। अब हम बारी बारी आपको दो बयान सुनवाते हैं। पहला एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का, और दूसरा उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का। महाराष्ट्र की जनता और हिंदुस्तान की जनता ये सब देख रही है, बहुत क्लोजली देख रही है, और जो वक्तव्य जो है बड़े बड़े नेताओं से आ रहा है, मुझे लगता है ये संस्कृति जो है वो हमारे महाराष्ट्र की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, और ये धमकियां जो है वो और किसी को दे। शिवसेना जो है वो बाला साहब ठाकरे जी की है, और हम जो है वो शिवसैनिक आज भी है। इतने बड़े पैमाने पर जो है वो शिवसैनिक यहाँ पर आए हैं, और हम लोग सभी लोग आज जो है दिघे साहब के समाधि पर जो है वो दर्शन कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। देख रहे हैं ना, दोनों तरफ का कॉन्फिडेंस कितना हाई है, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि जीतेगा तो कोई एक ही। इस पूरी लड़ाई के केंद्र में है दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे। वो केंद्र में क्यों हैं, ये समझिए। दरअसल इस पूरी बगावत का आधार एकनाथ शिंदे ने ये बना रखा है कि कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने के बाद शिवसेना वो नहीं रह गई जो कि कभी हुआ करती थी। आपको क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए? शिंदे गुट की शिकायत है कि बाल ठाकरे की संतान होने के नाते उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान तो संभाली, लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए हिंदुत्व के मुद्दे पर समझौता कर लिया। उद्धव के खिलाफ हुई इस बगावत को एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और इन 7 दिनों में एकनाथ शिंदे ने जिस किसी से भी और जितनी बार भी बात की है, सबसे पहले बाला साहेब ठाकरे का नाम जरूर लिया है। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, आप बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। ये बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है, ये पार्टी का हमारा आइडियोलॉजी है हिंदुत्व। बाला साहब ठाकरे के नाम से वोट मांगने की आपको जरूरत नहीं हो, हमारे बाप है। दूसरी तरफ है उद्धव ठाकरे। उद्धव ने जब भी शिंदे की बात का जवाब दिया, बाला साहेब के नाम का जिक्र जरूर किया, क्योंकि दोनों जानते हैं कि बिना उनका नाम लिए शिवसेना की ना तो कल्पना पूरी होती है और ना ही हकीकत। खरं सांगायचं म्हणजे जरा विचार करा, आपला नक्की शत्रू कोण? बाल ठाकरे, वो आवाज जिसकी धमक महाराष्ट्र से लेकर पूरे भारत में गूंजा करती थी। मी तर म्हणेन मुसलमानांपेक्षा हिंदूच हिंदूंचे शत्रू आहेत। आपको क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए? मतलब राष्ट्र चाहिए? कोणाची परवानगी घ्यायची? हे हिंदूच राष्ट्र आहेत। हिंदुस्थानात हिंदू राष्ट्र नसेल तर काय पाकिस्तानात? बाला साहेब ठाकरे को पहले हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि हासिल थी। बाल ठाकरे वो नाम था जिसकी वजह से मातोश्री हमेशा सत्ता के केंद्र में रहा। सुशील कुमार शिंदे, दिग्विजय सगळे म्हणा, शरद पवार काय कोण काय कोण काय, बेकार माणसं आहेत। ही जी पंचकडी आहे ना, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वडेरा, नंतर तुमचा तो रॉबर्ट वडेरा, तो म्हणता घाला माणूस आहे अहमद पटेल, तोही। ही पंचकडी आज आमच्या देशावरची परदेशातली औलादही सोनिया गांधी। तर काय आहे काय, मोगल गेले, ब्रिटिश गेले, इटालियन आले। आज परिस्थितियां बदल चुकी है, लेकिन शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों जानते हैं कि बाला साहेब ठाकरे को जो ज्यादा अपने पास रख पाएगा वो शिवसेना को जीत पाएगा, और उसी की मिसाल है शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत का ये बयान। आप छोड़ गए हैं ना,
तो अपने बाप का नाम दे दो, सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है, एक। संजय राउत बाप शब्द का इस्तेमाल कर बागी विधायकों के खिलाफ हमला कर रहे हैं। हमला क्यों कर रहे हैं उसके लिए आप बागी विधायक गुलाबराव पाटिल का बयान सुनिए, जो उन्होंने शिवसेना से बगावत करने वाले पुराने बागी नारायण राणे के खिलाफ दिया था। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई सड़क पर आ गई। शिव सैनिक 2 गुटों में बढ़ चुके हैं और सड़क पर शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। ठाणे से लेकर कल्याण तक जंग जैसे हालात हैं। ये देखिए आपके सामने जो तस्वीरें हैं, बागियों का विरोध। कोल्हापुर में आप देखिए किस तरीके से विरोध किया गया। अकोला, ठाणे, संजय राउत तक का पुतला फूंक दिया गया। ये जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं डोंबिवली की, तो दोनों गुटों में आप देखिए संघर्ष लगातार बढ़ता हुआ। और कौन असली शिवसेना का असली बॉस कौन, इसकी जो लड़ाई है वो सड़क पर संग्राम की स्थिति में परिवर्तित नजर आ रही है। आप देखिए सड़क पर किस तरीके से सियासी संग्राम जैसे हालात बने हुए हैं। दोनों गुटों के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ते हुए दिख रहे हैं। ज्यादातर आम लोगों की राय है कि बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन ये होगा कैसे? ऐसा होने के फिलहाल 3 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। पहला विकल्प, बीजेपी के पास अपने 106 विधायक है। शिवसेना के 39 बागी विधायकों का अगर समर्थन मिल जाता है और अन्य 20 भी समर्थन कर देते हैं तो ये आंकड़ा 165 विधायकों तक पहुंच जाता है। यानी बहुमत के 144 आंकड़े के पार बीजेपी पहुंच जाएगी। दूसरा विकल्प, बीजेपी के 106 विधायक और शिवसेना के दोनों गुट एक हो जाएं तो बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे इसके लिए तैयार नहीं है। तीसरा विकल्प, महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरने की स्थिति में राज्यपाल की तरफ से सबसे बड़े दल बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया जा सकता है और बीजेपी शिंदे गुट के समर्थन से आसानी से सरकार बना भी सकती है। लेकिन बीजेपी के उच्च सूत्रों के मुताबिक अगर एक बार शिंदे गुट वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं भी लेता तब भी बीजेपी आसानी से अपना बहुमत साबित कर सकती है। और अभी की एक बड़ी खबर आ रही है, नाना पटोले की मुलाकात हो सकती है उद्धव ठाकरे से। तो नाना पटोले जो कि वहां कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, खबर यह मिल रही है कि वो उद्धव ठाकरे से बस कुछ ही देर में मिल सकते हैं। तो तमाम जो वहां पर साथी हैं महाविकास आघाड़ी के, उनके बीच भी आप देखिए किस तरीके से लगातार बातचीत जारी है और आगे की क्या होगी रणनीति, इसी के मद्देनजर आप देखिए तमाम हलचल। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, जो कि उद्धव ठाकरे से अब से बस कुछ ही देर में मिल सकते हैं। अब सवाल यह कि ये जो मुलाकात होनी है इसके क्या मायने मतलब हैं, क्या कुछ खास एजेंडा इसके पीछे? कुछ ही देर में मातोश्री पहुंचने वाले हैं। और बात अगर बीजेपी की जाए तो बीजेपी भी एक्शन में दिख रही है। देवेंद्र फडणवीस के घर कोर कमेटी की बैठक हुई और बीजेपी के तमाम विधायकों को मुंबई में ही रहने का निर्देश दिया गया है। हालांकि बीजेपी अभी अपने पत्ते खोल नहीं रही। बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। यानी बीजेपी अभी भी कैमरे पर वेट एंड वॉच की बात कर रही है, भले पर्दे के पीछे कोई भी खेल चल रहा हो। सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा, यह बीजेपी का दावा। और कहा यही जा रहा है कि अभी इंतजार किया जा रहा है। और देवेंद्र फडणवीस के घर भी कोर कमेटी की बैठक हुई और बीजेपी के तमाम विधायकों को मुंबई में फिलहाल रहने का निर्देश दिया गया है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं।
कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।